नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, हम बेरोज़गारों का होली कुछ अलग ही तरीके से होता है। नहीं कहते हैं कि बदरंग में सतरंगा है तेरा इश्क रे। इसीलिए दोस्तों, जम के मेहनत करना है और ये वाला होली भले ही बेरोज़गारी में बीत गया, ये वाला होली का रंग भले ही बदरंग है, लेकिन आने वाला जो होली है, उसका रंग भी सतरंगा होगा और इश्क भी सतरंगा होगा। तो चलिए, कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बीपीएससी टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट आया है 1 टू 5 क्लास 1 टू 5 के लिए, उसके सेट नंबर 10 का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको हम 9 नंबर सेट का डिस्कस करके चैनल पे डाल दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास का श्री गणेश करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, शानदार प्रश्न है, बहुत भिविया प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपको कहीं हर जगह, हर सेट में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है आपको। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर तार पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। यानी प्राचीन भारत में जो पांडुलिपि लिखा जाता था, वह तो आमतौर पर या तो तार के पत्र पर लिखा जाता था या हिमालय में उगने वाले कौन चीज पर थे? हिमालय में उगने वाले दोस्तों भोज के वृक्ष पर जो है पांडुलिपिया को लिखने का काम किया जाता था। याद रखेंगे, 2 पॉइंट है यहाँ पे आपको याद रखने के लिए। सॉरी। पहला पॉइंट है कि मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन पांडुलिपियां आमतौर पर, यानी प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियां लिखा जाता था, या तो ताड़ के पत्र पर लिखा जाता था या भोज के, हिमालय के भोज वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता था, पेड़ के छाल पर लिखा जाता था। चलिए बढ़ते हैं ना, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोज वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों भिविया है, इसलिए भिविया है। भिविया क्या कहेंगे, यह वाला प्रश्न जो आपको टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ है, उसमें पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन था, इससे पिछला वाला सेट में भी यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। इससे पहले वाला सेट में भी आपको बताए थे। महात्मा गांधी के प्रमुख रचना है जैसे यंग इंडिया है। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का है दोस्तों हितकारिणी सभा का जो है संपादन किसने किया है? भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का। उसके बाद मूक नायक, और इसका बहुत सारा समाचार पत्र है। आइए बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हरिजन, इसको याद करके रखिएगा आप लोग कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालाना कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? यानी मौर्य साम्राज्य में जो शासक आए हैं, उसका किसके बाद कौन आए हैं, उसके बाद कौन आए हैं, उसके बाद कौन आए हैं। तो इस कालाक्रम को आपको क्या करना है? सजाना है। तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया दोस्तों? बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद अशोक आया। अशोक के बाद बृहदरथ आया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है दोस्तों, पहले चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया, उसके बाद बिंदुसार शासन किया, उसके बाद अशोक शासन किया, उसके बाद बृहदरथ शासन किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये मान लीजिए कि दोस्तों गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, तो ये होगी आपको उत्तर, ये होगी आपको दक्षिण। तो दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण के क्षेत्र को दोस्तों मगध का मैदान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मगध का मैदान। इसमें मगध कहीं पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध के मैदान कहा जाता या मगध कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1857 तक
भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ? 1857 तक जो है भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ पर था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल किला। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? लाल किला। 200 वर्षों तक मुगल सम्राट का शासन कहाँ तक था? लाल किला पर था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो काकोरी में दोस्तों भगत सिंह जो है अभियुक्त नहीं था। भगत सिंह का नाम जो है आपको लाहौर संयंत्र में आता है। आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आएगा कि कौन काकोरी में है, कौन लाहौर में है। तो आप याद करके रखिएगा कि भगत सिंह जो है लाहौर संयंत्र के मामले में उनका नाम आता है, और काकोरी संयंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का नाम और कुछ व्यक्ति है उनका नाम आता है। तो बोल रहा है काकोरी ट्रेन में मामले में कौन अभियुक्त नहीं था? तो भगत सिंह जो है दोस्तों अभियुक्त नहीं था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन था? सॉरी। तो बोल रहा है तीसरा सत्याग्रही। तीसरा सत्याग्रही कौन था दोस्तों? ब्रह्मदत्त था। प्रथम सत्याग्रही आपको विनोबा भावे था। दूसरा सत्याग्रही जो आपको जवाहरलाल नेहरू था। और तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त था। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? तीसरा सत्याग्रही। तो तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त था। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इसको याद करके रखेंगे। टीआरई 1 में भी इसको कूट टाइप से पूछ लिया गया था। टीआरई 1 में भी कूट टाइप से इस प्रश्न को पूछ लिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म दोस्तों आपको सही है ये आपको बताना है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। राजतरंगिणी के दोस्तों विलहन नहीं है, कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। आइए बढ़ते हैं। बोल रहा है आपको कि ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन का स्थापना किया गया था? तो ज्योतिबा फुले कौन सी का दोस्तों स्थापना किए थे? सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आचार्य केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आचार्य केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 56 का भी, जहांगीर ने। जहांगीर ने है जो दोस्तों जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है 1845-46, 1845-46 की अवधि में, 1845-46 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845-46 में दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 के दरमियान। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये, कि पटना में जो है अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? तो सही हो जाए सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल ने ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था। यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 2 में यह प्रश्न जो दोस्तों पूछा गया था कि पटना में जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सचिंद्र नाथ सान्याल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन जो है शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह घोषणा कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा स्लाइड घुसक गया है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा आपको इसका, सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब से जो है भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
बोल रहा है दोस्तों कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं दोस्तों कि इस प्रश्न में 99% लोग जो है गलत करेंगे। 99% आप भी लगा के देखिए, और हम आपको आंसर अभी बता रहे हैं इसका क्या होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको 99% गारंटी दे रहे हैं कि लगभग गलत करेंगे। क्यों होगा 99%? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू हुआ था, तो पहली बार जो है दोस्तों एकाएक 2 जगह पे लगाया गया था, प्रारंभ किया गया था। मद्रास में भी प्रारंभ किया गया था और मुंबई में भी प्रारंभ किया गया था। मद्रास और मुंबई दोनों जगह जो है आपको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। मद्रास और मुंबई दोनों जगह जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, तो मद्रास भी हो जाएगा आपको और मुंबई भी हो जाएगा। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा फ्लाइट मोड में डाल देते हैं दोस्तों, मैसेज आ रहा है। चलिए, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों कहाँ पे शुरू हुआ था? मतलब एक साथ हुआ था शुरू, मद्रास में भी और मुंबई में भी। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? यानी मतलब ऑप्शन जो दिया है, कपास, तिलहन और चाय में से किसका उत्पादन जो है भारत विश्व में सबसे अधिक करता है? विश्व में सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों तिलहन का जो है भारत में होता है। सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन पूरा दुनिया में कहाँ पर होता है? भारत में होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चाय का उत्पादन सर्वप्रथम दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? चीन में होता है। आपको बताना है कि कपास का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किस देश में होता है? कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राप्ती नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी का क्या नाम है? राप्ती नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी का क्या नाम है? राप्ती नदी। सोन नदी दोस्तों कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी आपको अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, गलत है? भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है। उसके बाद भारत में जोग जलप्रपात सबसे उच्चतम जलप्रपात है, ये गलत है। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न से कौन सी नदी बनाती है? बोल रहा है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो धाराएं चंद्रा और भागा जो है इनमें से कौन सी नदी बनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको चिनाब नदी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी। चंद्रा और भागा मिलकर के चिनाब नदी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तल सेल कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के समानांतर बहती है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर करके रख लेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर आयनांत होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून को। और 21 जून को आप ये भी याद करके रख लीजिए दोस्तों कि 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जून को कर्क जो है सूर्य की रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य, सॉरी, 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर करके आप लोग यह रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 68 नंबर प्रश्न से होगा अब। 68 नंबर बोल रहा है कि लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? लेटेराइट मिट्टी का विकास जो है इनमें से किसका परिणाम होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको निक्षालन। यानी लेटेराइट मिट्टी क्यों बनता है या किसके बाद बनता है कि किसके उपरांत बनता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण क्यों होता है?
इसको इस तरीक़ा से आप याद करके भी रख सकते हैं। यानी निक्षालन के कारण जो है, निक्षालन लेटेराइट मिट्टी का विकास जो होता है किसका परिणाम है? तो निक्षालन के परिणाम के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। निक्षालन के परिणाम के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। निक्षालन के परिणाम के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है, प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सा रेखा जो है भारत का परमाणिक समय रेखा तय करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82.5 डिग्री पूर्व, 82 82.5 डिग्री पूर्व भी इसको बोला जाता है, बोल सकते हैं 0.5 है तो 82.5 बोल सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का परमाणिक माध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित होता है? हॉर्स अक्षांश जब ये दोस्तों हॉर्स अक्षांश का बात पूछेगा, जब ये आपको हॉर्स अक्षांश का बात पूछा जाएगा, सीधा मारना है आपको 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या प्रधानमंत्रियों के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है राष्ट्रपति अपने शक्तियों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी का स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय को छूट दिया जाएगा। सीधा आपको 24 घंटा मारना है दोस्तों, 24 घंटा। मान लीजिए कि किसी का गिरफ्तारी होता है तो पुलिस को अधिकार नहीं है उसको दंडित करना उसका कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, तब आप मतलब उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपको जिस टाइम से गिरफ्तार किया गया है, जिस टाइम पे गिरफ्तार किया उसके 24 घंटा के अंदर जो आपको कोर्ट में पेश करना होता है, आपको पुलिस को 24 घंटा के अंदर। उसमें जो है इसमें बोल रहा है कि आने जाने का समय दोस्तों काउंट नहीं होगा, छूट दी जाती है। वहीं बोल रहा है आने जाने में यात्रा में जो भी समय लगता है उसमें आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। यात्रा के समय में काउंट नहीं होगा। तो आप किसी भी अभियुक्त को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो नियम कहता है कि 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है? पेश करना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की भाग 4 में दिए निर्देशों या सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध सही है? कौन सा सूचीबद्ध दोस्तों सही है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आपको भाग 4 में है। समान नागरिक संहिता, ये भी आपको क्या है? भाग 4 में है। और छोटे परिवार का मानदंड ये भी आपको भाग 4 में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इस बार जो दोस्तों टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था लगभग, 2-3 था लेकिन 2 हमको अभी याद आ रहा है। 2 तो पहला था कि अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उसके बाद पूछा था कि भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का क्या है दोस्तों? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ये 2 क्वेश्चन हमको अभी याद आ रहा है। उसमें संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, यह भी पूछा गया था टीआरई 3 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और एक और क्वेश्चन था टीआरई 3 में वो पॉलिटी से कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? आप लोग कमेंट करके अभी हमको बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 74 है, प्रश्न नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है आपको कि निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सत्य है आपको यह बताना है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, सही हो जाएगा। एक चीज में तो आपको यहाँ भी फंसा लेगा कि बताइए कि भारत का संविधान जो मूल कॉपी अभी रखा हुआ है म्यूजियम में, तो वह जो मूल कॉपी है उसमें जो लिखा गया है क्या वह मतलब प्रिंटर से या टाइपराइटर उसको लिखा है कि हाथ से लिखा हुआ है उसमें? तो आपको जवाब देना है हाथ से लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हाथ से लिखा गया है। उसमें एक व्यक्ति था प्रेम नारायण बिहार, कैसे नाम है? प्रेम नारायण बिहारी रायजेदा, ऐसे करके नाम है। उन्होंने जो है संविधान को हाथों से लिखा है। चलिए दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया था। पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन 2 दिन के बाद 9 दो कितना हो गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या होता है, चयन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वां संविधान 1992 के द्वारा जो है आपको पंचायती राज संस्था को संविधान का जो है आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज संस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। इससे पहले वाला सेट में वो क्वेश्चन था, आपको हम पूछ रहे हैं कि पंचायती राज संस्था में वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार कितने वर्ष के बाद मिल जाता है आपको, ये आपको कमेंट करके बताना है। वोट डालने का न्यूनतम वर्ष क्या है और पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने का न्यूनतम वर्ष क्या है, यह आपको कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है दोस्तों कि भारत 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 के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा, सभी जो है दोस्तों ये एक ही क्रम में आते हैं। सभी दोस्तों 9 नंबर में ये आपको आ जाएगा, तो 9 का क में आता है दोस्तों, सभी का एक ही क्रम है 9 नंबर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजों के निरंतर उपयोग के लिए संसद कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 3, अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 3। 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजों की अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 3 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि संविधान यानी 52वां संशोधन का बात कर रहा है। अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई संविधान की डैश अनुसूचित दल बदल, ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, 10 से दल बदल और 10 से दसवीं, 10 से दल बदल और 10 से दसवीं। सही उत्तर दल बदल जब ये रहेगा तो आपको समझ लेना कि दल 10वीं अनुसूची का बात कर रहा है। उसे पढ़ लेते पहले पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हड़बड़ाहट में यहाँ पे एग्जाम में हॉल में गलत भी हो सकता है, हो सकता है कि बाद में नहीं लगा देगा, 10वीं मार के गलत हो जाएगा। तो बोला के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। ये योग्यता क्या है दोस्तों? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में यही मतलब दल बदल के बारे में बताया गया है। योग्यता और अयोग्यता के बारे में जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया। कब दल बदल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा जो है अनुसूची नंबर 10 में, जो 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश में आपको 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में भी 60 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है। कितना है दोस्तों? 68 है। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज संस्था के तहत हुआ है? पंचायती राज संस्था के तहत व्यवस्था के तहत हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन जो है निर्माण जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है। और ग्राम ग्राम पंचायत का गठन का सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया है। वहीं अगर न्याय पंचायत पूछेगा तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1862 में उच्च न्यायालय का स्थापना सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है मद्रास में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मद्रास में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको 11 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। चुनाव के समय जो राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो कुछ अनुपालन करता है, कुछ नियम करता है, नियम का पालन करता है, तो वह किसके कारण होता है? आचार संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आचार संहिता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है? तो रेपो रेट और रिवर्स ये सब जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है क्या करती है? तय करती है। और आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है सॉरी
वित्तीय समावेशन क्या है? तो वित्तीय समावेशन जो है, वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच है। वित्तीय समायोजन जब सभी वर्गों के बीच के वित्तीय जब सभी वर्गों के बीच वित्तीय वित्तीय समायोजन होता है तो उसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। चलिए बढ़ते, इसमें कुछ है नहीं, परिभाषा लेवल वाला क्वेश्चन है। 86 नंबर से चलिए शुरू करते हैं। चलिए 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? प्रति बूंद जो है अधिक फसल अवधारणा आता है प्रधानमंत्री कृषि योजना सिंचाई योजना के तहत जो है प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सकल घरेलू उत्पाद डैश का माप है? सकल घरेलू उत्पाद डैश माप का है? सही उत्तर हो जाएगा एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां। एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां ही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है? तो तृतीयक क्षेत्र जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में क्या करता है? मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का व्यास जो है चंद्रमा के व्यास का कितना है? तो चंद्रमा के व्यास में अगर 4 से भाग दे देंगे, पृथ्वी का व्यास का कितना भाग जो है चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो पृथ्वी के व्यास में अगर आप 4 से भाग कर देते हैं, 1/4 से गुना कर देते हैं तो चंद्रमा का व्यास आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1/4। पृथ्वी के व्यास का 1/4 बराबर चंद्रमा का व्यास, यानी पृथ्वी के व्यास में 4 से भाग दे दीजिए या चंद्रमा के व्यास में 4 से गुना कर दीजिए, बतवा एक ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी? भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखा? सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखा? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको, वह दर जिस पर बैंक के विनियम वह दर जिस पर बैंक विनियमन बिलों या वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बैंक दर। वह दर जिस पर बैंक विनियम बिलों या वाणिज्यिक बैंकों पत्रों खरीदने या बदलने के लिए जो है तैयार रहती है उसको क्या कहा जाता है? बैंक दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रेट कहते हैं जब जो है बैंक जो है आरबीआई खुद जो है उसको मतलब वाणिज्यिक बैंक को रुपया देता है तो उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? नाबार्ड जो है 1982 में अस्तित्व में आया। टीआरई 2 में पूछा था नाबार्ड के अध्यक्ष कौन? टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? उस केसी साजी, उस टाइम पे शायद अभी बदल गए होंगे, बदले वही है, केसी साजी। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में केसी साजी है। चलिए बढ़ते हैं। बोला दूरी समय ग्राफ हर 2 घंटे के बाद जो है हर 2 घंटे ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो जाती है, यह दर्शाता है। तो हर प्रत्येक 2 घंटा के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम हो जाएगा तभी ना जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो तभी वह समय अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा? तो आधे घंटे के बाद जो है तापमान जो है रेत और पानी का तापमान क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम हो जाएगा। रेत और पानी का तापमान क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बोला किरचॉफ का नियम उपयोगी है। तो किरचॉफ का नियम है दोस्तों डीसी और एसी दोनों परिपथ पर लागू होता है। किरचॉफ का नियम जो है एसी और डीसी दोनों परिपथ पर क्या होता है? लागू होता है। याद करके रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम जो है डीसी और एसी दोनों परिपथ पर लागू होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है। आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है कि जल में तैरने संबंधी सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने ही सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है यदि यदि दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा तो दाब का मान क्या होगा? जब संपर्क क्षेत्रफल का मान जो है कम होगा, छोटा होगा तो दाब क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और जब संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है छोटे संपर्क, यानी संपर्क क्षेत्र क्या है? छोटा है तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। याद करके रख लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला गतिशील सतहों में लियूबरिकेशन क्या है? लियूबरिकेशन से क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको
घर्षण कम होता है। घर्षण क्या होता है दोस्तों? कम होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसर माध्यम में दोस्तों प्रवेश करता है, तो वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, लेकिन वेग जो है बदल जाता है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब सघन से विरल में जाएगा तो वेग क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। जब सघन से विरल में जाता है तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप एक प्रकाश पुंज है सघन से विरल में जाता है तो वेग क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति किसी भी माध्यम में जाने से प्रकाश का नहीं बदलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल का उच्च क्वथनांक जल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो जल का क्वथनांक इसलिए उच्च होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण। हाइड्रोजन बंधन के कारण जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 6.5 पीएच मान वाले 1 बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंद हम मिला रहे हैं, ध्यान कीजिएगा। सॉरी, प्रश्न पे दोस्तों गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना दिमाग लगा के इसको आप नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि बिलियन का पीएचमान 6.5 है, मतलब 7 से कम है। तो जब बिलियन का पीएचमान 7 से कम रहता है, बिलियन का पीएचमान 7 से क्या रहता है दोस्तों? कम रहता है। तो बिलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। बिलियन क्या होगा? अम्लीय होगा। और उस अम्लीय बिलियन में हम हाइड्रोक्लोरिक के कुछ अम्ल मिला रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। यह भी क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल को अम्ल में मिलाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अम्लीयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जब अम्लीयता बढ़ जाता है तो पीएच मान दोस्तों घट जाता है। पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? यहाँ देखिए, ये हो गया पीएच स्केल, यहाँ पे दोस्तों जीरो हो गया। यहाँ पे क्या होता है? जीरो। इधर अम्लीय होता है, इधर सॉरी, इधर अम्लीय होता है, इधर क्षारीय होता है। तो अम्लीय यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे चार होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ जाएगा ना दोस्तों। अम्लीयता क्या हो जाएगा? अम्लीयता बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीयता तो बढ़ जाएगा, लेकिन पीएच मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6.5 है, 6.5 से इधर आ जाएगा। या मान लीजिए 6 हो जाएगा, 6.5 से क्या हो जाएगा? मान लीजिए 6 हो जाता है। तो पीएच मान क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन अम्लीयता क्या हो गया? बढ़ गया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपको, सही उत्तर हो जाएगा कि, ओह सॉरी, सही उत्तर हो जाएगा इधर, अरे यार, सही उत्तर हो जाएगा कि बिलियन जो अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है एक तत्व जो है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित है और यह सक्रिय या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है, और लेकिन एक्स पावर 3 माइनस ऋणायन बनाता है। तो तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? प्रथम में न है तो तीसर में होगा, तो उसका परमाणु क्रमांक 18 होगा। और 18 में से 3 घटा देंगे, 18 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 15। 15 किसका परमाणु क्रमांक होता है? फास्फोरस का। इसमें 15 ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 103 नंबर प्रश्न है, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करता है? मतलब ईथर को जो आप हथेली पर रखिएगा तो आपको ठंडक महसूस होगा। तो वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। चलिए, और टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इस बार लीक जो है पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कपूर जो है हवा में उड़ते रहता है, किसके कारण? तो उत्सादन दिया था हिंदी में ऑप्शन। देखिए फंसाने का तरीका, हिंदी में ऑप्शन दिया था कि उत्सादन, लेकिन उसका आप उत्सादन का अंग्रेजी में देखे होंगे वहाँ पे, तो अंग्रेजी में सब्लिमेशन दिया हुआ था। तो वह उस क्वेश्चन को, जो मान लीजिए कि सिर्फ हिंदी पढ़ा होगा, इनमें से कोई नहीं मार दिया होगा, तो उसका गलत हो गया होगा। लेकिन वहीं उत्सादन का अंग्रेजी देख लिया होगा, सब्लिमेशन, तो उसका सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे रगड़ने की निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो औद्योगिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? औद्योगिक अम्ल का। बोल रहा है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी पर विचार कीजिए। बोल रहा है के प्लस H2 माइनस Cl- और CF2+ की त्रिज्या घटता हुआ क्रम में क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। H2 सबसे बड़ा त्रिज्या एस का हो जाएगा, उसका क्लोरीन का हो जाएगा, उसका पोटेशियम का हो जाएगा, उसका कैल्शियम का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था। ऊर्ध्वपातन से आपको टीआरई 3 में क्वेश्चन अभी पूछे थे, कपूर वाला क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है ठोस जो है सीधा वाष्प में, ठोस जो है आपको सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठोस जो है सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। चलिए 107 नंबर प्रश्न है दोस्तों।
जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के 1 किलो 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। केवल विलयन का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। केवल फेरस सल्फेट का निर्माण के कारण रंग हो जाता है, निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है, और केवल वो कील में तांबे की लाल भूरे रंग की परत निक्षेप हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है कि दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फूल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है तो अपकेंद्रीकरण। इसको भिविया में करके याद करके रख लीजिए। भिविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूध से क्रीम को किस विधि से अलग करते हैं। दूध को क्रीम से किस विधि से अलग करते हैं? अपकेंद्रीकरण। दूध को क्रीम से दूध को सॉरी क्रीम को जो है दूध से कौन विधि से अलग करते हैं? क्रीम को दूध से कौन विधि से अलग करते हैं? अपकेंद्रीकरण। चलिए, बोल रहा है कि पुष्पों में विरिसन कोष में डैश होते हैं। पुष्पों के विरिसन कोष में क्या होता है? विरिसन होता है। पुष्पों के विरिसन कोष में क्या होता है? विरिसन होता है। पुष्पों के विरिसन कोष में विरिसन होता है। बोल रहा है कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। त्वचा से जो है अतिरिक्त जल, वसा और अन्य अपचायक अपशिष्ट क्या होता है? बाहर निकलते रहता है। चलिए, पसीना के रूप में। बोला है पाचन के दौरान गैस्ट्रिक रस का पीएच मान क्या होता है? गैस्ट्रिक रस जो दोस्तों अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होगा आपको? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 112 नंबर। निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग पादप पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा सेक्रोमाइसियस सेरेबेसी का। सेक्रोमाइसियस सेरेबेसी का उपयोग जो है आपको पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद 113 नंबर प्रश्न है कि वायरस को जीवित और अजीवित जीवों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह जो है दोस्तों स्वयं जो है दुगुनित होने में इसका आंसर हो जाएगा केवल पोषक शरीर के अंदर ही रहते हैं। केवल पोषक जो है शरीर के तत्व के अंदर ही रह जाते हैं, इसी कारण से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम होता है। इसको याद करके रख लीजिए वीवीआई में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी करता है? तो हृदय वाल्व के कारण जो है दोस्तों, हृदय वाल्व के कारण जो है रक्त एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चों के लिए लिंग निर्धारण में सक्षम है? तो एक्स और वाई जो है संयुग्मन बच्चों के लिंग निर्धारण में क्या है? सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ जाता है। तो पेस्टिसाइड्स के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण जो है जल प्रदूषण में जो है जल प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको शांत घाटी आंदोलन। बाबा आमटे या सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन जो है आपको सुगाथा कुमारी के द्वारा चलाया गया था, नेतृत्व किया गया था। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे नहीं होगा, सुगाथा कुमारी होगा। एपिको आंदोलन पी हगड़े सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पतली हो जाता है दोस्तों तो त्वचा कैंसर के मामले बढ़ेंगे। यहाँ पे धरती का तापमान बढ़ जाएगा, यह आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ओजोन परत के पतला हो जाने से धरती का तापमान पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन त्वचा पराबैंगनी किरण से जो है तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा आपको त्वचा के कैंसर के मामले क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा 4 कक्षीय। जो भी स्तनधारी जीव है उसके 4 कक्षीय हृदय होते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव है उनके 4 कक्षीय क्या होते हैं? हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। साइनोबैक्टीरिया। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हंगुल हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंघा किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाची राम अभयारण्य। दाची राम अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित करके अपना भोजन प्राप्त करता है, तो समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होता है। तो कौन सी दोस्तों सहायक होता है? सही उत्तर हो जाएगा सुपर बग। सही उत्तर हो जाएगा आपको सुपर बग।
सही उत्तर हो जाएगा आपको सुपर बग। भारत में पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। एक ही दिन में उसको टोटल 18 भौगोलिक वस्तुओं का जीआई टैग मिल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको मैग्रस कार्लसन। अगला प्रश्न है किसने गॉड ऑफ केलॉस के मिशन शुरू किया? किसने गॉड ऑफ केओस मिशन जो है शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नासा ने। किसने गॉड ऑफ केओस मिशन शुरू किया है? नासा ने। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार किस खेल को पेश किया गया? था स्क्वैश को पेश किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार कौन से खेल को पेश किया गया? स्क्वैश को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि डीन एल्गर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस टीम के कप्तान थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो है दोस्तों यहाँ क्या थे? कप्तान थे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको कि अमनिया किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? तो अमनिया किला जो है आपको साइबेरिया में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? साइबेरिया में। अमनिया किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? साइबेरिया में। 132 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की नरसिंह शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो वह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? अररिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अररिया के। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितना हो गया है? तो वोटर की संख्या 7.64 करोड़ हो गया है। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियां में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नगर विकास एवं आवास विभाग को। नगर विकास एवं आवास विभाग को जो है प्रथम झांकी प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कब 66वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी को। हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। मैथ रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको हम टोटल का सोल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।